अस्सलाम वालेकुम। आ जाए जी, आ जाए। लेक्चर कौन सा है आज हमारा? और सर हमेशा की तरह शुरू से अब तक जो हमने पढ़ा उसको एक दफ़ा रिवाइज करेंगे। फिर कल एक सवाल मैंने होमवर्क दिया था, कितने लोगों ने कर लिया, ट्राई किया? देखो सिर्फ ट्राई करवाना है कि पेपर में हर सवाल तुमसे नहीं होगा सही। ये बात तुम्हारा दिमाग में बनाना है कि ये ए लेवल इंटर वाली कहानी नहीं है कि हर सवाल में सही करूँगा। भाई ट्राई करवाना मकसद है। चले सर, अब तक हमने क्या पढ़ा था? अब तक हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है IAS 36 जो है, उस IAS 36 के अंदर हमने कहा कि हमारे पास स्कोप के अंदर 3 तरह के स्टैंडर्ड्स के ऊपर अप्लाई होता है। ये IAS 16 PP के ऊपर अप्लाई होता है, IAS 38 की इम्पेयरमेंट हम इसके हिसाब से करते हैं, और हमने कहा 40 का कॉस्ट मॉडल। सर फिर हम और आगे बढ़े थे, मजीद आगे बढ़े थे और शदीद आगे बढ़े थे, और हमने क्या पढ़ा था जल्दी बताओ? हमने कहा कि भाई इम्पेयरमेंट मतलब होता है एसिड की बेनिफिट देने की सलाहियत में, और एसिड की बेनिफिट देने की जो सलाहियत में होती है कमी, उसका मतलब होता है जब आपका कैरिंग अमाउंट ग्रेटर हो जाए किससे? रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन। सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में 2 बातें। पहली बात बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट, दूसरी बात मार्केट वैल्यू। बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट की एग्जांपल याद है? एयरलाइन इंडस्ट्री। और हमने कहा सर कॉस्ट टू सेल में इंक्रीमेंटल कॉस्ट, वो कॉस्ट जो कि क्या होगी? इजाफी होगी, इंक्रीमेंटल होगी मेरा बच्चा। सर फिर हम और आगे बढ़े, मजीद आगे बढ़े और शदीद आगे बढ़े, और हमने क्या पढ़ा जल्दी बताओ? हमने पढ़ा कि सर वैल्यू इन यूज, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर। डेप्रिसिएशन का कैश फ्लो है हमारा? नहीं सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो का मतलब क्या है? कैश आना, कैश जाना। फिर हमने कहा सर उसके 2 तरह के कैश फ्लो जाएंगे, कौन से? यूज और डिस्पोजल। और 4 तरह के कैश फ्लोज नहीं आएंगे, कौन से? फाइनेंस, टैक्स, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स और एक्रूअल्स ऑफ प्रीवियस पीरियड, क्योंकि वैल्यू न्यूज फ्यूचर के कैश फ्लोज पे बात करती है। ऐसा ही है सर, इन सब को हम डिस्काउंट करते हैं मार्केट रेट या प्री टैक्स रेट पे। कौन से रेट पे? प्री टैक्स। प्री टैक्स क्या होता है मैं तुम्हें समझाऊंगा, टेंशन नहीं। प्री टैक्स रेट पे बस याद रखो किस पे डिस्काउंट करते हैं? प्री टैक्स रेट पे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। बट कल के सवाल में हमने क्या देखा था कि सर अगर कैश फ्लो सेम हो एन्युटी, और अगर कैश फ्लो डिफरेंट हो तो हम डिस्काउंट फैक्टर। यहाँ तक हम क्लियर हैं नौजवानों? आज की क्लास में जो हम सवाल लिखेंगे इसके ऊपर लिखेंगे आप लोग लास्ट डे रिवीजन। क्या लिखेंगे? अच्छा मैं आपको क्या कहा था सर CA में मकसद मेरा आपको इंशाल्लाह पास कराना है और आपके लिए चीज़ों को आसान कराना है। तो सर ये जो लास्ट डे रिवीजन जो है ना, क्वेश्चंस हैं, ये लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस, ये आपको आखिरी दिन पूरे देखने हैं अच्छे से, वरना सिर्फ जिसके अंदर जो लर्निंग आउटकम होगा वो पॉइंट देखना है और टाटा बाय बाय। आखिरी दिन हर सवाल देखोगे तो तुम्हारा सिलेबस कभी रिवाइज नहीं होगा, मेंटली तौर पे प्रेशर में होगे। क्या मैं क्लियर हूँ यहाँ तक? अच्छा एक और चीज़, जो सवाल मैं होमवर्क दूँ ना तो सर कुछ हमारी बच्चे कोशिश करेंगे इधर उधर से उसका आंसर देखने की ज़रूरत, सेल्फ बिलीफ नहीं आएगा इससे मेरा बच्चा, सेल्फ बिलीफ लाना है, ठीक है? पक्की बात है। बढ़ूँ आगे? आ जाए नौजवानों की बड़ी जमात, और अब हम करते हैं आगे बढ़ते हुए। एप्रिकॉट नाम था, कभी खाया है जिंदगी में? कभी इसका सूप पिया है? पीना भी नहीं। हुंजा में तुम जाते थे आपको टोपी का बोलते हैं यार सर क्या सूप है एप्रिकॉट का, आप भी पी लेते हैं, और आप कभी जिंदगी में नहीं पीना वो सूप। सही है, मतलब आपको लगेगा यार क्या पैसे। देखो 2 काम नहीं करना, कभी भी जाओ तुम लोग से ये जो इस किस्म के एप्रिकॉट सूप वगैरह नहीं पीना, घूमने जाओगे इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ वो आपको जो है ना नॉर्दर्न साइड पे जाते हैं बोलते हैं यार वो मीठे पानी की मछली हो, काली वाली ट्रॉट क्या होता है उसका, है ना, नहीं खाना, उससे अच्छा भाई तो कराची में रह के सुरमई ले ले। सही है, तो तू जिंदगी में तेरे पैसे बर्बाद होंगे, तो खा के बोलेगा भाई क्या है यार, मतलब ये चीज़ें कराची वाला कम से कम ना खाए, क्योंकि कराची वाले को यहाँ पे मछली के ऑप्शंस माशाल्लाह बहुत अवेलेबल हैं समंदर की वजह से। हाँ बाकी लोग खा सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी कहता हूँ सुरमई वुरमई खा लें, वो ज़्यादा अच्छा है। चलें सर बढ़ते हैं आगे। और एप्रिकॉट वाला सवाल किसी ने आंसर निकाला है तो मुझे बताए भाई।
किस किस का आंसर आ गया 73? 70s में ही आया है, पक्की बात है। ऑनलाइन वालों तुम्हारे पास भी उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन तो मौजूद ही होगा, है ना सर? तो मैं एक बच्चे से हैंड आउट लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इनका चल रहा है मसला। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी पता चलेगा कितने लोगों ने 73 पे डायरेक्ट खुद पहुंचे और कितने लोग कोई पास पेपर बुक की मदद लेके पहुंचे। चलें सर, कोशिश में लगाना सर, सेल्फ बिलीफ नहीं आता। अगर आप कुछ देखते ना तो आपके पास सेल्फ बिलीफ नहीं होता। चलें जी, जब तक एक हैंड आउट बेटा मुझे दे दें कोई। चले सर, सवाल पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है भाई? कैलकुलेट दी इम्पेयरमेंट लॉस इफ ऑन प्लान फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। तो सब बच्चे इधर देखेंगे, तीन चीजें चाहिए। क्या? कैरिंग अमाउंट दी हुई है तुम्हें और रिकवरेबल अमाउंट, वो क्या होती है भैया? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस टू सेल और वैल्यू इन। अब सब बच्चे प्यारे और अच्छे इधर देखेंगे, सवाल पढ़ेंगे और डेट्स को अंडरलाइन करने की आदत डालेंगे। क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज डिस्क्लोज्ड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एप्रिकॉट पाकिस्तान लिमिटेड फॉर द साल एंडेड 30 जून 2018 इंक्लूड हैविंग अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 610। एग्जामिनर स्वीट हो गया, 610 की इसने दे दी हमें कैरिंग वैल्यू। ठीक है, for the include the plant, the performance of the plant has been deteriorating since last year which is affecting APLs। सर जो परफॉर्मेंस है ना वो पिछले सालों से खराब हो रही है, तो हमने कहा पिछले साल से सेल्स। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एस्टिमेट रिलेट टू द प्लान फॉर द साल एंडेड 30 जून 2000। हम अभी कहाँ खड़े हुए? 18। ये कहाँ की बातें कर रहा है? 19 की। किसकी बातें कर रहा है? अगले साल की, क्योंकि हम वो। अब सर इसके अंदर जो बातें लिखी हैं इनफ्लोज, इनके ऊपर मैं बाद में आता हूं, सही है? क्योंकि ये सब चीजें किसके लिए दी हुई हैं? पढ़े, वैल्यू इन यूज निकालने के लिए। कैश फ्लोज फ्रॉम द प्लांट आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाई each year from 2020 and onward. The plant's residual value after its remaining useful life of 3 years is estimated at rupees 100 million। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है भाई? 100 मिलियन। An offer has been received to buy the plant immediately for but APL has to incur following cost: cost of delivery to customer, legal cost to reorganize the process after, और एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट कितना है? अब मैं आपको इसका जो मार्किंग स्कीम मुझे याद आ रही है बताता हूँ। इस सवाल के अंदर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के 2 मार्क्स थे, फॉर्मेट का 1 मार्क्स था, 3 मार्क्स ऐसे निकाल सकते हैं आप। कैरिंग वैल्यू का 1 मार्क्स भी नहीं था, बोले मैंने दी हुई है भाई तेरे को, सही है। और हमने कहा कि जो है बाकी वैल्यू इन यूज के 4 मार्क्स थे, सही है, जितना मुझे याद आ रहा है। अब आ जाए, 4 या 5 मार्क्स थे टोटल। सवाल आपको नजर 7 का आ रहा है, एक्चुअल में 8 नंबर का था। ये कैसे होगा ये बताऊंगा। आ जाए सर, इसमें आसान चीज क्या है? इजी थिंग्स। फेयर वैल्यू, आपने कहा सर एक ऑफर कितने की मिली है? 570, 570। ऑनलाइन वालों से हमारा राब्ता ही मुनक़ता हो गया भाई। अल्लाहु अकबर कबीरा। कैमरा मुजम्मिल को भेजो, लैपटॉप रीस्टार्ट हो गया, मसला ही कर रहा था। ओके, चलिए सर आ जाए।
सब बच्चे इधर। हमने कहा कि सर 570, जब तक ये बेचारे हमसे ऑनलाइन वाले कनेक्ट होंगे हम इनको समराइज बता देंगे, टेंशन ना लें। अगर 570 ये हमारे पास थी क्या सर, फिर बोल रहे कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टू दी कस्टमर, कस्टमर को डिलीवरी की कॉस्ट कितनी है, क्या ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है? यस सर। माइनस करेंगे क्या, 40। सर अगली चीज क्या है, लीगल कॉस्ट। लीगल कॉस्ट मतलब अब कुछ नहीं बताया हमें एग्रीमेंट वगैरह की, तो ये क्या कर अज्यूम करेंगे, मैंने उसके आगे लिख लें लर्निंग आउटकम बेस्ड सवाल का। बाय डिफॉल्ट वी विल अज्यूम, बाय डिफॉल्ट वी विल अज्यूम लीगल कॉस्ट्स आर incremental cost. By default we will assume legal costs are incremental cost. ठीक है, लेंगे इसको? यस सर। कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन प्रोसेस आफ्टर डिस्पोजल ऑफ प्लांट। क्यों नहीं लेंगे, रीजन? इसकी इंक्रीमेंटल तो है लेकिन उससे बेचने का कोई ताल्लुक नहीं। सर डिस्पोजल के बाद की कॉस्ट है, हम कौन सी कॉस्ट लेते हैं, टिल डिस्पोजल। ये कौन सी कॉस्ट है, डिस्पोजल के बाद की कॉस्ट है, ये बात दिमाग में रखनी है बच्चों। तो हमने कहा ये हमने माइनस कर दिया, कितना हुआ 515। तो सर यहां तक इसके हिसाब से तो इम्पेयर हो रहा है, ऐसा ही है। चलें सर आगे बढ़ें, यहां तक किसी का कोई भी मसला सवाल? अच्छा एक छोटी सी बात, छोटा सा पॉइंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब बच्चों से कॉन्सेप्चुअली। सर तुम पेपर में 610 आ गया, तुम्हारा इसका आंसर आ जाता 615, तो क्या इम्पेयरमेंट हो रही है अभी? तो क्या तुम वैल्यू न्यूज निकालते? क्यों निकालते सर, मार्क्स होंगे उसके। हाँ प्रैक्टिकल लाइफ में अगर तुम बैठे हुए हो किसी कंपनी में और तुमने देख लिया यार फेयर वैल्यू ज़्यादा आ गया, अब तुम वैल्यू नहीं बोलो, क्यों मैं उसके मसले में पढ़ूँ। लेकिन पेपर में याद रखना कभी भी ये डेढ़ होशियारी नहीं करनी कि भाई फेयर वैल्यू ज़्यादा है तो नो इम्पैक्ट नो इम्पेयरमेंट और ख़त्म टाटा, वो बोलेगा सही है भाई। चलें सर बढ़े आगे। सॉरी ऑनलाइन वाले बच्चों, आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया था, मैं आपको क्विकली समराइज करा दूं। फॉर्मेट बनाया 45 कॉस्ट टू डिलीवरी को तो हमने माइनस किया, लीगल कॉस्ट को भी हमने माइनस किया। क्यों माइनस किया हमने, इसलिए माइनस किया क्योंकि हमने कुछ नहीं लिखा, तो हमने इसका लर्निंग आउटकम भी लिखा कि बाय डिफॉल्ट वी विल ऑलवेज अज्यूम दैट लीगल कॉस्ट आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट। सही है सर, तो ये याद रखना लीगल कॉस्ट। सर कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज को हमने क्यों नहीं लिया, हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने कहा ये डिस्पोजल के लिए ज़रूरी नहीं था, बेचने की बाद की कॉस्ट है, इसका प्लांट से कोई ताल्लुक नहीं था। यहां तक हमने की बात है ऑनलाइन वाले बच्चों, तो ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर हो यहां तक तो कह दो सीसी। सीसी मतलब बताए क्रिस्टल क्लियर। चलें सर आ जाएं, अब आगे बढ़ेंगे। अब हमने कहा सर असल चीज पे आएंगे। असल चीज क्या है हमारे पास, वैल्यू इन यूज, जिसके 4 से 5 नंबर थे इस सवाल में। तो हमने कहा 4 से 5 नंबर के लिए फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एस्टिमेट्स रिलेट टू द प्लान फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2019। इनफ्लोज फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ द प्लांट 250। इसको वैल्यू इन की कैलकुलेशन में लेंगे? यस सर। अगर मैं यहाँ पे वर्किंग शुरू करूं वैल्यू इन यूज की, सब बच्चे देखेंगे 2019, 20 और 21। मैंने कहा इनफ्लोज आएंगे, बिल्कुल आएंगे। 250 अभी है ना, फिर कह रहा है
ऑपरेशनल कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन आएगी? यस सर, कॉस्ट है तो उसका आउटफ्लोज कह सकता हूं। आउटफ्लोज कितने हो गए? 25 माइनस करूंगा। फिर आगे आते हैं, डेप्रिसिएशन आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? नॉन कैश आइटम है सर, याद रख लें। डेप्रिसिएशन में क्या कैश आता है? नहीं, एसेट खरीदते हो तो कैश जाता है। फिर तो एक्सपेंसेस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ 30 जून 18 आएंगे। एक्रूवल्स पर्टेनिंग टू, याद है हमने 4 बातें की थी, उनमें से एक बात ये है, क्लियर है? कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लांट्स कैपेसिटी, क्यों? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, कैपेसिटी बढ़ा रहा है प्लांट की, नहीं आएगा। सही है। एडिशनल इनफ्लोज नेट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अपग्रेड, सर ये भी फ्यूचर के, जब हम प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, अपग्रेड करेंगे, उसके बाद ये कैश फ्लो जाएंगे, तो ये भी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर से ताल्लुक लगता है ना। जब खर्चा करेंगे, कैपेसिटी बढ़ेगी तो कैश भी ज्यादा आएगा। इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस लीज, मेंटेनेंस कॉस्ट, यस सर, मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी। कितने से आएगी? 15। सर फिर टैक्स पेमेंट आएगी? नहीं आएगी। फिर कह रहा है कैश फ्लोज फ्रॉम द प्लांट आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय, हर साल फ्रॉम 2020 एंड द प्लांट्स रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years इज एस्टिमेटेड एट 100। ये क्या कह रहा है? रेजिडुअल वैल्यू। तो हमने कहा चले सर 3rd साल में आ जाएगी हमारे पास क्या? सबसे पहले हमने निकाल लिए यूज कैश फ्लोज, कैश फ्लोज फ्रॉम यूज। कितने हो गए भाई? अब सर सुनिएगा, इसने क्या कहा? ये कैश फ्लोज हर साल क्या होंगे? 250 का 15% कम करना हो तो कैसे लूंगा? 85%। कितना आ रहा है? नहीं निकालना था। स्मार्ट स्टडी सर, स्मार्ट। देखे मेरे पास पढ़ रहे हो तो पेपर में स्मार्ट स्टडी आनी चाहिए, नहीं तो फायदा नहीं ना मेरे पास पढ़ने का सर। स्मार्ट स्टडी भाई, मैं अगर इन सब को अलग अलग लूंगा टाइम वेस्ट होगा। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट ये टोटल को ले लूं ना मैं, तो इसका लें सिंपल हम 85%। कितना हुआ? हाँ तो सब ओवरऑल अगर हमने ले लिया तो सबका ऑटोमेटिकली इंपैक्ट आ गया ना। क्यों? उसने कहा कैश फ्लोज फ्रॉम द प्लांट। कैश ये नहीं कहा कि सिर्फ इनफ्लोज कम होंगे, कैश फ्लोज फ्रॉम द प्लांट, सारे कैश फ्लोज। अब ये काम करना, पेपर में लिख के आना, मैंने देखो कर तो दिया लेकिन तुझे नेट लिखना था। सही है। याद रखो कभी भी आईकेप की गलती पेपर में नहीं निकालना कि तूने अंग्रेजी का मसला किया। वो वजह पता है क्या है? बोलेगा तू अगली दफा फेरा और मेरी फिर गलतियां पता। सही है। आए सर 178.85%। कितना? 150.7। कितने लोगों ने इसी तरीके से किया था? सही है सर। यही अपने दिमाग को ट्रेन करें कि भाई आसान चीजें क्यों मैं अलग अलग करूं। अब आ जाए पेपर में, टाइम याद रखो सबसे कम होगा। डिस्पोजल कॉस्ट कितनी है? 100 मिलियन, ऐसा ही है। अब अगर हम टोटल कैश फ्लोज की बात करें 178 पॉइंट और 0.7 मानते हो? पक्की बात है? हाँ जी, बढ़ जाओ आगे। आए सर आए 210, 178.5 और 251.7। अब हमने कहा सर रेट कितना है? 9%। अब देखो दो तरीके सब इधर मैं बताऊंगा। देखो आज की क्लास में तुम्हें फोकस क्या है कि पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है भाई। अब एक तरीका तो ये कि मैं इसको डिवाइड कर दूं सबको, इसको 1 + 9% और इसको पावर 2 और इसको 1 + 9% की पावर 3। इसे मैंने आपको समझाने के लिए किया। मैं आप पेपर में पता है क्या करूंगा? 210, 178 और 251.7 के पास आऊंगा और
एक लाइन लिखूंगा प्रेजेंट वैल्यू एट 9% और डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दूंगा। मैं ये नीचे डब्बा भी करके नहीं बताऊंगा। सही है सर, प्रेजेंट वैल्यू एट 9%। और अगर किसी को उसके बाद भी लगे नहीं 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 सर ये तो यार इतना सही आप लिख रहे हैं, तो भाई तू एक और लाइन लिख दे, यूजिंग P इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई। अब तुझे हर एक में ना ये अलग अलग पेपर में भी सर स्मार्ट स्टडी वर्किंग्स को इतना लंबा ना करो कि तुम टाइम आउट हो, पेपर पूरा होना जरूरी है। अब मुझे बताएं प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई, टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई इन तीनों की? 537 पूरी, 0.258 है। चलें सर 3 कर लेते हैं, एक आदमी की ख्वाहिश पे। तो पॉइंट्स के पीछे टेंशन नहीं लिया करो, है ना। आ जाए वैल्यू इन यूज कितनी आ गई, वर्किंग 1 का हम रेफरेंस दे देंगे। अब अगर आप गौर से देखें एक चीज, 537.3 तो हमने कहा सर इंपेयरमेंट कितनी आ गई? हाँ जी 73.7 नहीं है, 72.7 नहीं आएगी सर। यहां तक हम क्लियर हैं, पक्की बात है। कितने लोग घर से यहाँ तक पहुंच गए थे बगैर किसी की मदद लिए, किसी भी चीज की, अकेला तन्हा पहुंच चुका था। सर अब याद रखें, मैं क्यों कहता हूं, देखो गलत बेशक करो लेकिन मदद लिए बगैर सेल्फ बिलीफ बढ़ेगा। और याद रखो अगर सेल्फ बिलीफ बढ़ गया तो सीए हो जाएगा इंशाल्लाह। सही है सर, ये आईकेएफ की स्टडी टेक्स्ट में भी सवाल मौजूद है, इसका आंसर भी मौजूद है, सेल्फ बिलीफ। दूसरी बात स्मार्ट टेक्निक्स, टोटल नेट कैश फ्लोस को वर्किंग। अब तुम एक और चीज देखो, सबकी तवज्जो, बहुत सारे बच्चे एक और गलती भी करते हैं इंटर से, क्योंकि सर हमारी आदत होती है, ए लेवल से आदत होती है ना, हम इसकी एक अलग वर्किंग खोल देंगे। आपको मैं वो सिखाऊंगा जो आईकेएफ अपने आंसर्स में करता है। आईकेएफ पता है क्या करता है, आईकेएफ जो 1-2 फिगर्स माइनस करनी होती है ना, वो नीचे ही करके बता देता है, टाइम बचता है सर। याद रखो, बार बार कह रहा हूं, 3 घंटे में अगर तुमने पेपर पूरा कर लिया और कॉन्सेप्ट सही लगा लिए, बेशक तुम्हारी मैथमेटिकल गलतियां होंगी, पास हो। कॉपी करना है तो सर जिसको कॉपी करें, फिर हम आएंगे। और इंडिकेटर्स नहीं बेटा, मेंटेनेंस तो है कि एसिड चलेगा तो नॉर्मली होती रहेगी मेंटेनेंस। सब्सिक्वेंट तो वो जिसको लाइफ कैपेसिटी एफिशिएंसी बढ़ाए। जी यस आ जाए सर, सवाल आ जाए भाई। देखें सबसे पहले तो रिमेनिंग लाइफ 3 साल है, इसीलिए हमने ले लिया 19, 20, 21, 18 में। सर जिस साल की इंपेयरमेंट बाद मांगता है ना, तो वैल्यू न्यूज उसके फ्यूचर के हिसाब से ही देखते हैं। उस साल तो हो गया ना, गुजर गया, अब हम देखते हैं फ्यूचर में बेनिफिट कितने। फ्यूचर में वैल्यू न्यूज क्या होती है, इस्तेमाल करके बेनिफिट कितने देगा, अब फ्यूचर में कितने देगा भाई, समझा? क्या मैं यहां तक क्लियर हूं नौजवानों? कोई भी सवाल हो सर पूछें, सवाल करना आपका हक है। नहीं कैश फ्लो नहीं है, कैश जाता है। वैल्यू न्यूज क्या होती है, ऑलरेडी हुई हुई, उसने दी हुई है भाई। ये तो फ्यूचर की बता रहे, इतनी डेप्रिसिएशन आएगी। क्योंकि पिछले सालों का है, हमने पढ़ा था 4 तरह के कैश फ्लोज नहीं आते। उसमें क्या था, एक्रूवल्स ऑफ प्रीवियस पीरियड नहीं करे, लेंगे ही नहीं। रीजन बिंग क्या है, वैल्यू न्यूज इग्नोर करेंगे। और अगर इसने हमें बता दिया कि मैंने माइनस किया हुआ है तो हम इसको ऐड करवाएंगे, हम बोलेंगे भाई इसको लेना नहीं था 2000, लेकिन क्योंकि वैल्यू न्यूज फ्यूचर की निकालते हैं। सर कोई भी सवाल ऑनलाइन, फिजिकल, ये कैसे निकाला, इन तीनों को प्लस करना चंदा। चल 210 डिवाइडेड बाई 1 + 9% कर। हाँ 190, इसका बता 150, तो इसका सही है। बस मैंने क्या कहा चंदा, कोशिश ये करो, ये अभी समझने के लिए क्लास में सही है, लेकिन पेपर में क्या करोगे, डायरेक्ट वर्किंग में बेटा। क्योंकि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है, हमने पढ़ा था ना 4 तरह में से सब्सिक्वेंट वाला नहीं आएगा। जो 4 थे, ये
यहाँ पर चारों टेस्ट कर लिए उसने। इसने फाइनेंसिंग भी पूछ लिया, फाइनेंस लो नहीं लिया, टैक्स भी पूछ लिया नहीं लिया, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर भी और एक्रूअल्स भी। इसीलिए मैंने इसके ऊपर क्या लिखवाया, लास्ट डे रिवीजन। पेपर से एक दिन पहले जब तुम ये सवाल करोगे ना तो मैं पूरा वैल्यू यूज का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली समझा रिवाइज करवा देगा। ठीक है, हर सवाल, पहला सवाल हुआ है हमारा इम्पेयरमेंट का लास्ट डे रिवीजन, हर सवाल हमारा लास्ट डे रिवीजन नहीं होगा। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? पक्की बात है। अब बात करेंगे इशारों की। जिंदगी में तुम्हें भी कहीं ना कहीं इशारे तो मिले होंगे। आंखों आंखों में इशारे हो गए, आंखों आंखों में हम तुम्हारे और तुम हमारे हो गए। तो सर, जिंदगी में इशारे मिलना और इशारों को कैपिटलाइज करना, ये अक्सर लड़के इसमें फेल हो जाते हैं। सही है, शरीफ है ना। तो हमने कहा सर, और अक्सर लड़के जब इशारे नहीं होते उनको इशारे समझ लेते हैं। सही है, इशारे नहीं होते उनको इशारे। मेरे अब देखे ना स्टूडेंट्स हैं तो मेरी उनसे दोस्ती यारी है ये। अब वो कभी कभी उनकी जब मैं मसाइल सुनता हूँ तो मेरी हंसी भी निकलती है। फिर मैं बोलता हूँ कि भाई अच्छा, मैं खवातीन से अक्सर एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि यार इन लड़कों के साथ एक बहुत बड़ा मसला है। मसला ये है कि अगर एक दफ़ा आपने गलती से इनसे कोई चीज़ पूछ ली, कोई कर लिया, तो मेजॉरिटी के दिमाग में वो धूम फिल्म में याद है वो अली होता था एक, सही है, पूरा वो खाका बन जाएगा। सही है। एक लड़का, एक हमारा स्टूडेंट, अब भाई हुआ ये कि वो एक क्लास में होता ना खातून को पसंद कर बैठे। अब पसंद कर बैठे और उन्होंने ये किया कि उनसे एक दफ़ा, मतलब अच्छा अब आप देखो उसको पसंद भी कर बैठे। अब नंबर लेना आजकल का दौर तो बहुत ईजी है ना, क्योंकि केनेस वाले एक ही ग्रुप बना देते हैं। किसी ज़माने में हम लोग जो है अलग अलग ग्रुप बनवाते थे। सही है। अच्छा, तब होता भी सारा फिजिकली था, ये पूरा माशाल्लाह ऑडिटोरियम वगैरह पूरा बड़ा होता था, खचा खच ना। अब हुआ ये कि भाई वो पसंद कर बैठे, अब उसको उससे का नंबर चाहिए था। अब जाहिर सी बात है, पहली दफ़ा तो अप्रोच आप पढ़ाई के बाद नहीं करते हो ना, नंबर चाहिए था। अब कैसे, अब भाई ने बताया सर मैं ऊपर गया मस्जिद में और मैंने पहले सलाते आजाद पढ़ी, फिर उससे नंबर मांगा, फिर उससे जब उससे नंबर मिल गया, सही, अब नंबर मिला तो सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड ही बातें करते थे। हुआ ये कि पेपर से एक दिन पहले अब लड़के की हालत टाइट, वो लड़के का है थोड़ा मसला, वो उसकी हालत टाइट। उसने कहा मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा ये वो। लड़के, अच्छा तुम एक काम में करो। अब उसने बेचारी से इतना कहा कि आप एक काम ये करें, आप सो जाएं थोड़ी देर में, अगले दिन पेपर था। तो बोला यार मैं सो जाऊंगा तो तैयारी नहीं। तो लड़की ने सिर्फ हमदर्दी के नाते इतना कहा कि मैं आपको थोड़ी देर में फिर कॉल कर दूंगी, उठा दूंगी, बस। लड़की ने उससे पढ़ाई के अलावा कभी कोई बात नहीं की और लड़का वहीं पे दिल हार बैठा। अब जब वो दिल हार बैठा, इसके बाद अब वो लड़की को मैसेजेस करे। लड़की जाहिर सी नॉर्मल पढ़ाई के अलावा कोई जवाब ववाब ना दे, कभी हेलो हाय ये कर लिया। लेकिन अब लड़का तो समझा। फिर हुआ ये कि एक दफ़ा लड़के ने हिम्मत करके कुछ कहने की कोशिश की, लड़की ने सिंपल सी बात कटा दिया। अब वो भाई साहब कह रहे हैं कि इसने मुझे धोखा दिया। मैंने कहा मैंने कहा उसने तुझे जिंदगी में सिवाय पढ़ाई के कभी, सही है, और तू जो है ये कह रहा है कि तुझे क्या दिया है। और अच्छा ये हुआ भी कब, उस टाइम में दोनों ने पेपर दिया, इत्तेफाक से दोनों का इसमें निकल गया। लेकिन फिर लड़की ने, बल्कि की वो क्वालिफाइंग अटेम्प्ट भी हो गई, उस लड़के के 1-2 पेपर रुक गए, 1-2 से ज़्यादा ही रुके। खैर उसके मतलब उसके बहुत पेपर थे। उसका आज तक FAR1 FAR2 ही पास है मुझसे पढ़ के। अभी मुझे कहते सर बाकी भी आप पढ़ा दे, सही है। तो खैर अब हुआ है कि लड़की माशाल्लाह फॉर्म में चली गई। अब हुआ ये कि वो लड़की के अगली अटेम्प्ट में लड़की तो अब CA फाइनल कर ली है, तो पेपर तो थे नहीं। और फिर भी लड़की को जो है ना मैसेज कर रहा है पढ़ाई से रिलेटेड ना, ये बता दो, वो कभी कभी जवाब दे दे, सब कुछ हो। फिर भाई ने अगली अटेम्प्ट में पेपर से 7 दिन पहले भाई का दिमाग घुमा और भाई ने उनको ऑफिशियली प्रपोज किया। मतलब इससे पहले कभी देखो लड़के इशारों में तो बहुत नहीं। उसने एक दफ़ा उसको बर्थडे पे ऑडियो भेजा 3.5 मिनट का, उसने मुझे सुनाया, मेरी हंसी निकल गई। अच्छा भाई इतना कौन
बिचता है, सही है। खैर फिर जो है लड़की ने उसको अगली अटेम्प्ट में पेपर से 7 दिन पहले ठीक ठाक सुना दी। बोला यार मैं पढ़ाई के लिए मदद कर दी थी। अल्टीमेटली हुआ ये कि उस भाई साहब ने उस अटेम्प्ट में पेपर नहीं दी और दोषी करार दिया लड़की को। मैंने उसको बड़ी सुनाई, मैंने कहा शर्म नहीं आती? मैंने कहा तू देख फेल तो तुझे वैसे ही होना था, तुझे एक एक्सक्यूज चाहिए था, वो बेचारी हो गई। चले सर यहाँ तक हम क्लियर है। अब आता मेरी जान, फॉर्मूला ही तो ही है 210/1+। जी तो तू क्या समझ रहा है एक साथ होगा ये? सिर्फ मैंने तो बताया कि ये तू एग्जामिनर को करके नहीं बताइए। 210 178.5 251.7 आया, लाइन लिख के दे दे 5 प्रेजेंट वैल्यू एट 9% यूजिंग दिस इज। चले सर आ जाएं, अब बाद में करेंगे। चले सर आ जाएं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर इसमें लेकिन आपने 8 मार्क्स बताए। 8 मार्क्स में आपको क्यों बता रहा हूं, कभी कभी एक चीज याद रखिएगा, आई 100 नंबर का आपको पेपर नजर आता है, एक्चुअल में वो 110 का होता है। सही है, तो आई कैप आपको ये भी करता है। कोई सवाल पूछ रहे शहजाद? हाँ डिस्पोजल कॉस्ट कितनी लिखी हुई है बेटा? वो कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज है। अगर तू पढ़ेगा डिस्पोजल कॉस्ट 3 लाइनों में दी हुई है, 100 मिलियन। सही है, देर से आया था ना। अरे चंदा ऊपर 3 लाइनें, प्लांट्स रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years इज एस्टिमेटेड एट 100 मिलियन। वो है, वो तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट के लिए हमने लिया हुआ है 45 और 10। लेट आया था ना, किसी जमाने में जब बच्चे लेट आते थे ना और सवाल पूछते थे, मैं कहता था एक तो गरीब ऊपर से बदतमीज, एक तो तू लेट आ ऊपर से सवाल भी पूछे। आ जाए तो सर याद रखिएगा पेपर आईकेप का 100 नंबर का होता है। जैसे ये सवाल है, ये सवाल 7 नंबर का नजर आ रहा है, ये होगा शायद 8 नंबर का। सही है, आईकेप एक आध नंबर एक्स्ट्रा रखता है। अब अगर तुमने एक छोटी मोटी गलती कर भी दी ना तो भी पूरे मिल जाएंगे। ये सिर्फ आईकेप अपनी दुनिया भर की अकाउंटिंग बॉडीज करती हैं, ताकि सर बच्चों को 110 में से भी 50 नहीं ले पाते। वजह क्या है? तो खास तौर पे FAR 1 शुरू के लेवल पे आदत बनी पड़ी होती है कि इंटर विंटर वाली के सब सही करना है। आए सर आए, मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं, इंटर के पोजीशन होल्डर और CA के ड्रॉप आउट किया उन्होंने 6-7 साल में, 2-3 पेपर उनके नहीं निकले, उन्होंने फिर अल्टीमेटली ड्रॉप किया। क्यों सर? माइंड कहीं तक वही था कि भाई सब कुछ करना है। अब आए सर इंडिकेटर्स। डेप्रिसिएशन हर साल होती है, इंपेयरमेंट हर साल नहीं होती। इंपेयरमेंट के इंडिकेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट। इंडिकेटर्स ऑफ कि सर हमें इंडिकेटर्स इंडिकेट करेंगे कि भैया इंपेयरमेंट हुई है कि, तो याद रखें सर इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूंगा, इंडिकेटर्स के लिए आपको असेस करना है हर साल। अगर इंडिकेटर होंगे तो हो सकता है इंपेयरमेंट हो जाए, हो सकता है इंडिकेटर के बाद भी इंपेयरमेंट ना हो। अब सर ये इंडिकेटर वाली बात जो है ना, इसके लिए आपको आना है, जो आपको हैंडआउट मिला होगा, आप सब बच्चे इसमें से देख रहे हैं, पहला पेज देख रहे हैं, ये वाला सर, ये 1 पेजर समरी है। क्या है सर? 1 पेज समरी है ये। और जो ये समरी है, सही है सर, ये आपको मैं अपने हर टॉपिक की दूंगा सिवाय एनपीओ के, क्योंकि एनपीओ तो स्टैंडर्ड से है ही नहीं। सही है, बाकी मैं हर टॉपिक की समरी। वजह पता है क्या है कि सर आपको आखिरी दिन अगर स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट रिवाइज करने वो इससे करेंगे। किससे करेंगे? आखिरी दिन। इसके ऊपर भी लिख दें लास्ट डे रिवीजन। ये बुक में भी समरियां मौजूद हैं, तो टेंशन नॉट। आ जाएं जी, आ जाएं और छा जाएं। स्कोप सर अगर आप देखेंगे, जो मैंने आपको स्कोप पढ़ाया था, इसमें ये क्या कह रहा है? ऑल एसेट्स एक्सेप्ट इन्वेंट्रीज, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, डेफर्ड टैक्स एसेट, एम्प्लॉय बेनिफिट, इसने सबको निकाल दिया। सही है, फाइनेंशियल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आगे लिख लें, फेयर वैल्यू मॉडल, बायोलॉजिकल एसेट, इंश्योरेंस, तो सबको निकाल दिया। इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट में क्या बताया, 3 पे अप्लाई होगा।
IS 16, PP इंटेंजिबल 38 और हमने कहा 40 का कॉस्ट मॉडल। सही है सर, क्योंकि बाकी सब क्वेश्चन निकाल दिया। अब आप स्कोप में, अगर स्कोप लिखने इंपॉर्टेंट होता है MCQ के लिए, पेपर में अगर MCQ आता है तो सर वो MCQ जो है स्कोप से आ सकता है। अब आ जाए सर, इसमें जो जो बातें हमने पढ़ी है ना, वो सारी बातें लिखी हैं, हम एक दफा उनको भी जाते हैं। कह रहा है इम्पेयरमेंट कब होती है? फेयर वैल्यू मॉडल। इम्पेयरमेंट होती है जब कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट। क्या होता है? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के साथ क्या लिखा है? अमाउंट इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन लेस कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू। देखो क्या लिखा है? बाइंडिंग सेल मार्केट प्राइस इन एन एक्टिव मार्केट। मतलब क्या होता है? जिस मार्केट रेट बराबर आपकी मार्केट लगती हो। सही है सर। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में कॉस्ट टू ऑब्टेन एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्पोजल ऑफ एन। कैश फ्लोज में आ जाओ, फ्रॉम कंटिन्यूस यूज एंड बेस्ड ऑन एसेट ऑन इट्स। ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को इसने हटाया। इसने कहा एक्सक्लूडिंग प्री, मतलब टैक्स वाले नहीं लेना। अब डिस्काउंट रेट में भी देखो क्या कह रहा है? प्री टैक्स। सर डिस्काउंट रेट सवाल में अगर तुम्हें पोस्ट टैक्स गिवन हो उसको प्री, एक सवाल में उसने शरारत की है कि प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स दोनों दिया है, तो हमें कौन सा डिस्काउंट रेट लेना है? प्री टैक्स। यहां तक हम क्लियर हैं? पक्की बात है। अब क्या कह रहा है? व्हेन टू टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट। आ रहा है नजर? व्हेन देयर इज एन indicators are assessed at internal indicators। अब सर देखें इंडिकेटर्स क्या होंगे? दो तरह के। कौन कौन से नौजवानों? इंटरनल मतलब लिख लो सर। देखो इंटरनल का मतलब जो है ना, तुम्हें लिख लेना है अपनी मादरी जबान में, उर्दू में। तुम जितने भी अंग्रेज बनने की कोशिश करो, अंदर तो तुम्हारे उर्दू बसी हुई है ना। तो हमने कहा सर इंटरनल का मतलब होता है या तो एसेट खुद बताए या कंपनी बताए। या तो एसेट खुद बताए या कंपनी बताए। या तो कंपनी कुछ ऐसा काम कर दे कि एसेट इंपेयर हो जाए, कंपनी बताए मतलब। सही है सर, ये लिख लेना, उर्दू लिख लिया करो। या तो एसेट खुद बताए या तो कंपनी बताए। अब इधर देख लें इंटरनल इंडिकेटर्स। सबकी तवज्जो इधर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। पहला कह रहा है फिजिकल डैमेज और ऑब्सोलेंस। मैं इन दोनों को अलग अलग लिख देता हूं। सर फिजिकल डैमेज क्या है? भाई एसेट को लगा। अब याद रखिएगा सर, जब भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसको समझ आने के लिए, एसेट इंपेयर होगा ना तो पता है इसका मतलब क्या है? एसेट इंपेयर या इंडिकेटेड होगा मतलब ये है भाई, या तो फेयर वैल्यू में कमी आई या तो वैल्यू इन यूज में कमी आई। या तो अगर यहाँ पर वैल्यू इन यूज और कम हो जाएगी तो इंपेयरमेंट बढ़ जाएगी, है ना सर। या तो फेयर वैल्यू में कमी आई या तो हर इंडिकेटर तुम्हें बताएगा भाई या तो फेयर वैल्यू तेरी कम हो रही है या तो तेरी, तो इंपेयरमेंट चेक कर ले। अब फिजिकल डैमेज से फेयर वैल्यू भी खराब होती है ना सर, गाड़ी लग जाए तो। सही है, डेंट शेंट आ जाए। और हमने कहा कि जो वैल्यू न्यूज भी खराब होगी। जब एक एसेट फिजिकल डैमेज हो गया तो उस तरीके के वो बेनिफिट नहीं देगा, मेंटेनेंस में ज्यादा पैसा लगेगा, है ना सर। तो हमने कहा फिजिकल डैमेज। इसी तरीके से अगली चीज ऑब्सोलेंस। क्या मतलब है सर ऑब्सोलेंस का? पुराना। देखिए सर अभी आप लोग कितने साल के हैं माशाल्लाह? एक नॉर्मल उम्र, मैं उम्मीद करता हूं यहां पर एक क्लास का साइज नॉर्मल होगा 18 से 20, है ना। 18 से 20 साल का तुम्हारा क्लास का साइज होगा। मैं अब माशाल्लाह 33 साल का हूं। अब होता है इस्लाम के हिसाब से 33 साल एक पीक हो एज होती है। इसके बाद मतलब यूं माना जा रहा है पीक। इसके बाद फिर जन्नत में भी जो उम्र होगी ना इंसान की, वो 33 साल होगी। कितनी होगी? इसी उम्र पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो ऊपर उठाया गया था। सही है सर। तो ये 33 साल पीक एज है सर। आपको पता है मैं आज है, लेकिन वही बात ना, जो अभी आप लोगों में एनर्जी लेवल है वो मुझ में नहीं, और आप लोगों से ज्यादा जो आपके छोटे भाई बहनों में एनर्जी लेवल है। सही है। अभी आपका जिस्म विस्म दर्द नहीं करता इतना, अगर करता है तो बड़ी अफसोस की बात है। सही है। लेकिन सर आपका, मैं किसी ज़माने में
सुबह 9 से लेकर रात 10 बजे तक क्लासें लेता था माशाल्लाह। अब जो है मैं सुबह 9 से 6 लेता हूँ, 7 लेता हूँ, 10 बजे तक, क्योंकि अगर मैं 10 बजे तक क्लास ले लेता हूँ ना, उसके बाद मैं अगले 1 डेढ़ 2 घंटे हाइबरनेशन मोड में मुझे जाना पड़ता है। सही है सर, क्यों? एज होती है ना आपकी, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी, आप चाहे जितने भी फिट लेने, कुछ भी लेने, आपने कभी देखा होगा, कल मैं वो एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें मुरलीधरन था, उससे किसी ने पूछा कि भाई कोहली जैसे खेल रहा है, अभी हो चुका है 35 साल का, वो तो अगले 10 साल और खेलेगा। मुरली ने कहा नहीं खेल पाएगा। मुरली ने कहा यार तुम जितने भी फिट रह जाओ, मतलब उम्र के साथ साथ 40 के बाद साल आपकी आई साइड पे इम्पैक्ट आता है, चीज़ों पे आपके रिफ्लेक्सेस वो नहीं रहते। तो आप देख लें कितने ऐसे खेल रहे हैं जो जितने भी फिट हो, 40-42 के बाद कौन खेल पाता है? नहीं ना सर, नेचुरल। तो सर एसिड के साथ भी आपने गाड़ी जितनी भी अच्छी ले ली, आपने के लिए अपने 600 सीसी लिए, बेहतरीन गाड़ी है सर, एक दफ़ा वो गाड़ी अगर जो है ना 75,000 लाख किलोमीटर चल जाए ना, इसके बाद उसकी एवरेज गिरेगी ही गिरेगी, उसकी एवरेज गिरेगी ही। बाइक तूने जितनी भी अच्छी ली हो, नई बाइक लेगा तो शायद तुझे 70 दे देगी 1 लीटर के ऊपर 45 किलोमीटर। सही है सर, लेकिन जो ही तू पुरानी होती जाएगी क्या होगी सर? एसिड जब ऑब्सोलीट होता है परफॉर्मेंस, तो जो परफॉर्मेंस खराब होगी और पुराना होगा तो फेयर वैल्यू पे भी इंपैक्ट आ रहा है और वैल्यू इन यूज पे भी आ रहा है। आ जाए अगली चीज, ऑनलाइन वालों साथ हो तो बेटा लिखते रहा करो सीसी, डिसकंटिन्यूअस डिस्पोजल और रीस्ट्रक्चरिंग। आ जाए डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस डिस्पोजल या, अब सर सुनना, आपने कहा हम अपना कोई प्रोडक्ट बंद कर रहे हैं, हम इसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी मशीन होगी उसकी वैल्यू इन यूज क्या हो जाएगी? जीरो। भाई अगर मैं एक प्रोडक्ट ही क्या कर रहा हूं? डिसकंटिन्यू कर रहा हूं। यूनिलीवर कहता है कि मैं आज लक्स बनाने का, लक्स को डिस्पोज, अब हमें लक्स नहीं बनाना, अब हम अब आ गए जम्स के ऊपर लाइफ बॉय चलता है, तो बोला अब हम लक्स को अगर बंद कर रहे हैं तो यूनिलीवर के लिए उसकी वैल्यू जो उसकी मशीन की क्या हो गई? जीरो। अब वो बेनिफिट किससे लेकर आएंगे? वैल्यू इन फेयर वैल्यू से। अब सर आप मुझे बताएं, जो मशीन आपने नहीं खरीदी हो क्या वो फेयर वैल्यू पे चली जाती है अपने? नहीं सर। अगर आप एक मोबाइल आज खरीद लें iPhone 15 Pro, आप डब्बा खोल के वापस उसी दुकानदार के पास ले जाएं, वो आपसे नहीं लेगा उतने में। समझ रहे हैं सर? क्यों सर? फेयर वैल्यू हमेशा अक्सर इंपेयरमेंट से जो बचाता है वो वैल्यू इन यूज है। इसी तरह आपने डिस्पोजल एसिड को बेचने का ही सोच लिया, अब आप लक्स को बंद नहीं करे, लक्स की पुरानी मशीन को आपने कहा बेच दूंगा यार, तो उस टाइम पे भी आपके लिए उसकी वैल्यू इन यूज क्या हो गई? जीरो। तो चांसेस है ना कि एम्पेयर हो जाए। अब सर आते हैं रीस्ट्रक्चरिंग, ये क्या चीज होती है? तुक्का सर उसी लक्स मशीन से आप वो बना रहे लाइफ बॉय सर, कुछ इसी किस्म के बिल्कुल सही कह रहा है आप। रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी में देखो, इसका मतलब वैसे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले 6 महीने में FAR2 कहें इंशाल्लाह, उस टाइम पे बताऊंगा डिटेल में। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है तब्दीली, कंपनी में क्या आना? तब्दीली आना, कोई बड़ा काम। अब यूनिलीवर ने बोला हमारी तब्दीली क्या है? भाई हमारी तब्दीली ये, हमने कहा लक्स और लाइफ बॉय अभी अलग अलग मशीनों पे बन रहे थे, बोला अब हम एक काम करते हैं कि यार लक्स थोड़ा बनता है, लाइफ बॉय ज़्यादा बनता है, हम लाइफ बॉय की मशीन में ही महीने के अंदर 5 दिन लक्स बना लेंगे। सही है, और बाकी दिन लाइफ बॉय बनाएंगे और लक्स की मशीन को बेच देंगे। तो अब ये क्या है? रीस्ट्रक्चरिंग। कंपनी ने कोई ऐसी रीस्ट्रक्चर कर दिया, अपना ऐसी तब्दीली कर दी कि जिससे आपका एसेट या तो फारिग हो गया या तो उसका यूज कम हो गया, तो हमने कहा वो भी किसका इंडिकेटेड है? इम्पेयरमेंट का। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं सर? रीस्ट्रक्चरिंग तब्दीली, जिंदगी में तब्दीली आए या कंपनी में तब्दीली आए। फिर क्या कह रहा है? डिक्लाइनिंग एसेट परफॉर्मेंस। सर हमने कहा एसेट की परफॉर्मेंस क्या हो गई? एग्जाम्पल देता हूं सर, पाकिस्तान में हमने कहा कि सर पेट्रोल के ऊपर अल्लाह ना करे कुछ वैसे कुछ हो, पाबंदी लग जाए, अब हम ईरानी पेट्रोल यूज कर रहे। सही होता तो वो भी सही, उसमें कुछ होता है कि यार रिफाइंड नहीं होता ना। अब आपने कहा सर एसिड का कोई मसला नहीं था, लेकिन पेट्रोल उसके साथ जो इंग्रेडिएंट्स थे वो हमने डाला तो एवरेज गिर गई, इंजन में काम आ रहा है ना सर, तो एसिड से परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? डिक्लाइन। क्या हो जाएगी? अगर आपने कहा एसिड पुराना नहीं है नया है, लेकिन परफॉर्मेंस क्या हो गई?
डिक्लाइन हो रही है और हो जाती है ना सर। तो आपने कहा सर, आपने कहा कि मैंने नया फ़ोन लिया, मुझे स्पीड चाहिए, सही है, तुमने लिया और फिर तुमने जो है पता नहीं क्या किया कि उसके अंदर वायरसेस आ गए। अब तूने कहा भाई यार ये तो अब निकल ही नहीं रहे, अब वायरस है, परफॉर्मेंस तेरी क्या हो गई एसिड की, डिक्लाइन। तो आपने कहा इंडिकेटर है किसका? सर ये वो बातें हैं जो कि एसिड खुद बताए या कंपनी बताए। यहाँ पे कंपनी की बात कौन सी? रिस्ट्रक्चरिंग। इंटरनल इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट। कौन से इंडिकेटर्स? सर एक हमारे पास होते हैं, अब सर इनका ताल्लुक सुनिएगा, कंपनी से नहीं होता, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, भाई एक्सटर्नली क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि कुछ मसला हुआ हो। तो आ जाए एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। सबसे पहला क्या है एक्सटर्नल इंडिकेटर्स में भाई, जल्दी बताएं सर। सबसे पहला क्या आ रहा है? डिक्लाइन इन मार्केट। सर कोई भी चीज, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है? और अगर वो चीज फ्लॉप हो जाए, अगर वो मशीन फ्लॉप ही हो जाए तो मार्केट वैल्यू, तो आपने कहा अगर मार्केट वैल्यू में डिक्लाइन आ रहा है तो किस में फर्क आएगा? फेयर वैल्यू या वैल्यू इन यूज? फेयर वैल्यू। इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट हो गया। ऐसा ही है सर, पक्की बात है, सोच लें। अब आ जाए सर, मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूं, भी प्रैक्टिकली होता है। दुनिया में इंजीनियरिंग हब कौन सा मुल्क कहलाता है? जर्मनी। कौन सा मुल्क कहलाता है? जर्मनी। इतनी रिसर्च डेवलपमेंट, दुनिया भर में ना लोग चाइना से डरते हैं, जर्मनी पूरी रिसर्च करके एक मशीन बनाता है। चाइना बोलता है बढ़िया है, चाइना उस मशीन को खरीदता है और रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेता है, देख लेता है खोल के क्या किया है और अपनी बना लेता है। अब जर्मनी ने जब उसके अंदर इतनी सालों की मेहनत की, इतने सालों की मेहनत की, तो जर्मनी ने उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, उसकी भी कॉस्ट उन्होंने प्राइस में शामिल की। चाइना को तो कोई हुआ ही नहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो चाइना उसको क्या कर देता है? सर अक्सर प्रोडक्शन मशीनरी ऐसी होती है जो बनाई जर्मनी ने, जर्मनी उसको बेच रहा है $1,00,000 में, चाइना ने उसकी कॉपी निकाल दी सेम डिक्टो। जर्मनी ने वारंटी दी 1 साल की, चाइना ने कहा 3 साल की, और उसको बेच दिया $60,000 में। तो आप मुझे बताएं सर, नॉर्मल आदमी, नॉर्मल कंपनी बोलेगी ना 60,000 वाली ले लेता हूँ भाई मैं, तो जिसने जर्मनी की ली थी उसकी फेयर वैल्यू क्या हो रही है? पक्की बात है। चलें सर आ जाए, फिर अगली चीज क्या कह रहा है? चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ गई आपके पास। आपका एंड्रॉइड जो है वो है एंड्रॉइड 10, 11, सही है, 2, 3 जो भी है, नया 12, 13 कौन सा चल रहा है? पता नहीं यार, मैं बहुत, अब आखिरी क्या आ गया अभी खत्म, वो 12, 13 वाली सीरीज खत्म है। ओके चलें सर, जो भी अब नया वर्जन आ गया, तो आपका वर्जन क्या हो गया सर? मार्केट इकोनॉमिक और लीगल। अब सुनना सर, इकोनॉमिक का मतलब क्या है? सर रिसेशन, जैसे कोविड आया, कोविड आया, सबसे ज्यादा बताओ कौन सा सेक्टर इंपैक्ट हुआ कोविड से? ऑटोमोबाइल। कोविड आया, सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर वो हुआ? ऑटोमोबाइल। जब उससे इम्पैक्ट हुआ तो अभी जैसे आजकल भी अगर आप देखें तो ऑटोमोबाइल में कल की न्यूज़ आई है कि पाक सुजुकी ने अपने आप को डीलिस्ट कर दिया, करने का सोचा है। डीलिस्ट होता है कि स्टॉक एक्सचेंज में पहले उनके शेयर्स थे, अब नहीं होंगे, बोले हमें अपने शेयर वापस दे दो। और ये पहला तरीका होता है कि हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर जाएं, हालांकि पाक सुजुकी के लिए पाकिस्तान इज़ अ गोल्ड माइन, सही है, फिर भी वो ये। तो सर क्यों रिसेशन? बोला यार यहाँ पर डॉलर की इतनी फ्लक्चुएशन है, कोई, और हम पाकिस्तान में तो अल्लाह माफ़ करे कुछ बनता नहीं है, तो बोला यार सब चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, तो अब हमारी, आप सोचो ना सर, यारिस 60 लाख की गाड़ी हो गई है। अब आप बंदा बोलता है अबे 60 लाख, जो लोग मेरे दोस्त पाकिस्तान से बाहर है ना, बोलते हैं अबे यहाँ पर 60 लाख में ना तुझे 4x4 आ जाती है, सही है, थोड़े और लगाओ टेस्ला मिलेगी। बोले ये क्या तुम लोग पाकिस्तान में कचरा चला रहे हो 60 लाख में? तो सर अब आप समझें कि बेसिकली ये जो है मार्केट खराब, कोविड आ गया। अब कोविड इज बेसिकली इकोनॉमिक डिलेमा, जिसमें कंपनीज को लगा पता नहीं कब तक चलेगा,
जब कब तक चलेगा? तो हमारे प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे, जब प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे तो किसके ऊपर इंपैक्ट आएगा? वैल्यू इन यूज। तो इसके आगे लिख लें कोविड एक्सेट्रा, कोविड रिसेशन, इकोनॉमिक। और लीगल एनवायरमेंट, लीगल लॉ चेंज हो गया। एग्जाम्पल देता हूं आज के हमारे, आप देखिए करंट एग्जाम्पल ले दूंगा ना मैं आपको। पता है आजकल पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक काम किया जो कि बड़ा अच्छा काम किया। गवर्नमेंट में तो नहीं, जो बेसिकली एक्चुअल गवर्नमेंट ने काम किया कि अफगानिस्तान ट्रांजिट वगैरह की चीज़ों को रोका, है ना सर। अब उससे सर क्या हो रहा था? देखिए सर, अफगानिस्तान, सही है, अफगानिस्तान के पास पैसा बहुत है। देखिए सर, एक तो अमरीकी छोड़ के गए, दूसरी बात यार अफगानिस्तान में अलग पॉलिसीज़ हैं। सिंपल सी बात है, वो बहुत सारी चीज़ों में स्मगलिंग को वो हलाल समझते हैं, एक अलग डिबेटेबल है। उसके अलावा कुछ चीज़ें, ड्रग्स, उसको भी वो कहते हैं उसकी काश्तकारी भी। मैं तो कहता हूँ अगर पाकिस्तान भी अगर 1, 1.5, 2 साल, 3 साल ये ड्रग्स की काश्तकारी को कर देना अलाउ, और बोला हम इसको बाहर, पाकिस्तान इतना कमा लेगा कि सारे कर्जे उतर गए। सही है, सही है सर। अब सुनिएगा तो सही है, उनके पास पैसा बहुत था। अब होता यही था कि यार जो चीज़ यहाँ पर 2 लाख की मार्केट वैल्यू होती थी ना, वो अफगानिस्तान में 3 लाख में हो जाती थी। अब हो क्या रहा था, सारी चीज़ें पाकिस्तान से, अफगानिस्तान में ज़्यादातर माल जाता है पाकिस्तान से, तो वो पाकिस्तान से जा रहा था कहाँ पर सर? अब हुकूमत ने कहा कि यार यहाँ पर हालत टाइट हो रही है, तो उन्होंने अफगान ट्रांजिट पे इस वक्त क्या लगाई है? थोड़ी सी रोक लगाई है। अब सोचें, एक कंपनी है जो कि काम ही अफगानिस्तान के लिए करती थी, वो कमा रही थी बहुत, और कोई गलत बात भी नहीं है सर। फिर अब उसने कहा यार अफगानिस्तान के साथ अगर ट्रेड पे पाबंदी लग रही है, चीज़ों पे, तो हमारा क्या होगा? समझ रहे हो? हमारा तो उस कंपनी का लीगल एनवायरनमेंट की वजह से उसके एसेट्स क्या हो जाएंगे? अफगानिस्तान को छोड़ो, वो भाई हैं हमारे, हमने कहा आ जाते हैं उसके ऊपर। भारत, इंडिया, इंडिया पे आते हैं। हमने कहा हम इंडिया के साथ काम कर रहे थे, हम इंडिया को पिंक सॉल्ट बेच रहे थे। पाकिस्तान इंडिया में हो गई जंग, सही है, क्या हो गई? जंग। अब तो पिंक सॉल्ट जा ही नहीं सकता, तो आपका क्या होगा? एसेट्स क्या हो जाएंगे? इम्पेयर। ठीक है सर। तो लीगल इन्वायरमेंट ऐसी, जैसे रशिया यूक्रेन, सर लीगल तो अब जैसे रशिया जब जंग शुरू हुई, यूरोप ने और उन्होंने कहा रशिया को कि अब हम तुमसे तेल वेल तो कुछ भी, तो उनकी जो ऑयल रिफाइनरीज थी उनको क्या रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए थी? इम्पेयरमेंट। रशिया ने कहा अच्छा तेल नहीं लोगे तो गैस भी नहीं मिलेगी, और पूरा यूरोप चलता है रशिया की गैस पे। सही है। अब आ जाए, आगे बढ़े सर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। तो हमने कहा सर इसका मतलब क्या है इंटरेस्ट रेट का? बताओ भाई, ये इसका मतलब मुझे बताओगे? इसका मतलब ये मुझे समझ में तो इससे इंपेयरमेंट का क्या ताल्लुक है? हो, तूने बहुत ऊपर की बातें सोची हैं। हाँ जी, इंटरेस्ट रेट्स, चलो मैं तुम्हें बता दूंगा। इंक्रीज, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की बात कर रहा है बेसिकली। क्या मतलब है इसका? सोचो सोचो सोचो, जो चीता होगा, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये तुम लोग बता सकते हो? जिसका क्यूटी स्ट्रॉन्ग हुआ ना, अच्छा वो बता पाएगा। चलो हिंट भी दे दी मैंने। सर डिस्काउंट रेट, सुन भाई, तू अगर ये तूने अभी 1 मिनट, सबने 210 डिवाइडेड बाई तुमने 9% किया है ना, 192.7 आया है। तू 210 को डिवाइड कर दे 15% से, 1 + 15%, देख कितना आंसर आ रहा है। वैल्यू कम आएगी 180। सर अब आप देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट जितने ज्यादा होंगे, हम डिस्काउंटिंग के लिए क्या यूज करते हैं? रेट यूज करते हैं। वैल्यू इन यूज क्या हो जाएगी? 210 को 9% से डिवाइड किया 192.7, 210 को 15% से डिवाइड करोगे 182। तो सर जितने ज्यादा इंटरेस्ट रेट उतनी वैल्यू कम। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? पक्की बात है? हाँ जी। आखिरी जो पॉइंट है सर इसका, वो मैं अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा बहुत टेक्निकल है, आईके उसके ऊपर एमसीक्यू भी बनाता है। सही है, तो उसके ऊपर हम जाएंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में हमने कैप्रिकॉट वाला सवाल किया, और उसके बाद हमने क्या देखे? इंडिकेटर्स। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि अगले हफ्ते की 2 क्लासों में इम्पेयरमेंट खत्म हो जाएगा आपका। सही है सर, इम्पेयरमेंट
काजी भाई और मैंने कहा ना मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है, सही है। काजी भाई और मेरा अगली क्लास में हमारी मेजर प्रैक्टिस बची है, MCQs बचे हैं इंशाल्लाह, अगले हफ्ते इंशाल्लाह बुक भी आपको मिल जाएगी, सही है। तो भाई इम्पेयरमेंट मैं ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह और अगले टॉपिक पे आ जाएंगे, सही है सर। यहाँ तक किसी का कोई भी सवाल? हमने एप्रीकॉट वाला सवाल किया, हमने इंडिकेटर्स पढ़े, इंडिकेटर्स इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल इंडिकेटर्स क्या हुए हैं? जो कंपनी से पता चले, और एक्सटर्नल एसेट खुद बताए। यहाँ तक मैं क्लियर हूँ, पक्की बात है। स्टोरी टाइम पे आ जाएं। चलें सर आज की स्टोरी टाइम पे। अच्छा वो सर बाकी हो गई स्टोरी टाइम, चलो उसी को कंटिन्यू करते हैं, उसी आदमी की स्टोरी। वो बिजनेस वाले अगली क्लास में। वो मैं चाहता हूँ कि देखो जो स्टोरी में आवाम ज़्यादा हो ना, अब आज फ्राइडे को पता नहीं आवाम कम क्यों आती है फ्राइडे को, ऐसा एहतमाम अल्लाह मतलब इमाम साहब के साथ बैठ के खुतबा सुनेगा, है ना। अल्लाह माफ़ करे, कितने तुम्हें सच सच बताओ लौंडे ऐसे हो जिन्होंने आखिरी पिछले 1-1.5-2 महीने में पूरा जुम्मे का बयान सुना हो मस्जिद के अंदर? एक आदमी। आप YouTube पे बस वो यही शैतान कहता है तो YouTube पे सुन ले, कोई मसला नहीं है। और तो YouTube पे भी जाता है तो 5 मिनट बयान सुना है, बाकी टाइम कुछ और, है ना। वो सर आ जाए, चले सर आ जाए। तो अब सर अब आते हैं, ये जो आपकी उम्र है ये बड़ी नाजुक उम्र है, सही है, ये बड़ी नाजुक उम्र है। देखो एक शायर ने कहा है ना, शौक होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने, इश्क, पैसा और खुदा खुदा, सही है। अब आप लोग जो है ना, आप लोग इश्क वाली स्टेज में भी, और कहीं ना कहीं आप क्योंकि CA में आ गए तो आपको पैसे का भी मसला है, सही है। तो आपकी 2 उम्रें मसला कर रही है। अब मैं हमेशा कहता हूँ देखो इस स्टेज में मेमन कितने यहाँ पे, मेमन लोग हाथ उठाएं। कोई है? कोई भी मेमन नहीं है भाई। ऑनलाइन वालों तुम में से कोई मेमन है? पहली दफा ऐसा देख रहा हूँ CA की क्लास में मेमन नहीं है भाई। मेमन को आता ही कॉमर्स से, साइंस तो उसका चलता दिए दिमाग, कोई भी नहीं है मेमन। अल्लाह अकबर सर। मेमन नाम है तो मेमन जो है, मेमनों में ना एक चीज होती है, वो अक्सर मैंने देखे फैमिली में, वो बच्चे को ना मैट्रिक के बाद कारोबार में कहीं कारोबार में पढ़ाने में ना बोलते हैं तो फाड़ी के बैठा है ना, तो बेटा तू धंधे में चले जा। उसके पीछे पता है लॉजिक क्या होती है? यार अगर इसको धंधे में इधर उधर बिजी नहीं किया ना तो फिर गलत जगहों पे बिजी होगा, है ना। क्योंकि देखो ना शैतान को तो तुम्हारा दिमाग चाहिए। तो आपकी उम्र में सूरत हाल थोड़ी सी नाजुक होती है, सही है। ये थोड़े प्यार इश्क मोहब्बत वाली चीज़ें, किसी के मैसेज आना ना आना, कोई देखना लास्ट कब ऑनलाइन था, अच्छा मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, इसने मेरा स्टेटस, अब तो क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, इसने मेरा स्टेटस देखा के नहीं देखा, ये सारी चीज़ें होती हैं ना सर। तो सर इनसे अपने आप को बचा कर रखो, नहीं तो बहुत। मैंने जिस लड़के की आपको कहानी सुनाई, बात की ना कि जिसने ये कर लिया था, तो उन्होंने इससे पहले भी इस मैदान में झंडे गाड़े हुए, लेकिन मसला ये हुआ कि इसी चक्कर में उनके पेपर, सर ये याद रखो एक दफ़ा पास हो जाओगे ना तो जिन ने तुम्हारा मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं किया था ना, वो सीन ऑन करने की बातें करेंगे, सही है। तो याद रखें सर, तो पढ़ाई पे फोकस कर लो। फिर कभी कहानियाँ और भी सुनो। तो उस लड़के की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत खास है मेरा। उसका आज तक सिर्फ FR1 FR2 ही पास हुआ है, इसलिए मुझे तो अपना पीर मानता है, सही है। अब उस लड़के ने मोहब्बत में एक ऐसा काम कर दिया जो शायद, वो तो बहुत छोटी चीज़ है, जो शायद आप में से बहुत सारे लोग तसव्वुर नहीं कर पाए। वो शायद जिसने ताजमहल किसे बनाया था? शाहजहां है ना। मैं कहता हूँ आज के दौर में अपनी हैसियत के हिसाब से इसने वो काम कर दिया। पूछे क्या? पता है क्या? सोचे क्या किया? अबे ये सब नॉर्मल है, घर उसका नाम पे था नहीं तो शायद वो भी हो जाता। उसने मोहब्बत में लड़की के बाप को मोटरसाइकिल गिफ्ट कर दी, सही है। अब आप सोचे, मोहब्बत में लड़की के बाप को मोटरसाइकिल गिफ्ट कर दिया। अच्छा भाई वो बंदा, उस बंदे के मैंने 4.5 लाख रुपए इस पे ली। तो मोटरसाइकिल, तो एक चीज आपको पता है, वो तो उसके बाप को की, इसको मैंने मोबाइल दिए, इसको मैंने कपड़े दिए। बोला सर मैं अपना पर्दा नहीं था,
पूरा दिन ट्यूशन्स पढ़ा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, महीने के 60-70 हज़ार कमा रहा हूँ उसको खर्चे उठाने के लिए। अच्छा, फिर उसको एक दोस्त, अच्छे दोस्त, अच्छा उसने जो मोटरसाइकिल गिफ्ट की ना अपने दोस्त से लेकर के दी। उसके दोस्त ने पूछा भाई तेरे पास तो है, तू क्यों दे रहा है? बोला बस लेनी है। उसने दोस्त से लेकर दे तो दी, फिर दोस्त ने उसको धर लिया, बोला क्या किया है तूने, मोटरसाइकिल दूसरी क्यों ली? बताया यार मैं उसको, उसके अब्बा बेचारे बस में आते थे, वो रोती थी। फिर दोस्त ने कहा अबे गधे, वो तुझे यूज कर रही है। बोला नहीं नहीं नहीं। दोस्त ने कहा अच्छा तू एक काम कर, 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए तू खर्चा उसका बंद कर दे, कुछ भी ना दे, सही है? अब जो है उसने 2 महीने के लिए खर्चा बंद किया। बोले सर उस 2 महीने के दौरान पहले तो वहां से बेरुखी हुई है, और फिर अंत जो है ना, अंत ये हुआ है कि उसकी माँ ने मुझे फोन करके गालियां दी हैं। सही है? तो आप सोचे सर उस बेचारे का टाइम, ये उसकी सिर्फ एक कहानी बताई है मैंने आपको कि लड़की के बाप को मोटरसाइकिल। सर उसकी कहानियां ऐसी हैं, एक ये और एक जो पहले, इसके ये पहले वाली मोहब्बत थी, और जो ये दूसरी वाली थी ना कि क्लास में मैसेज किया और उसका वो, ये दूसरी मोहब्बत थी। ऐसी उसकी जिंदगी में बेतहाशा, उसने काम ही ये किया है। सही है? अब आप बताएं पेपर कहाँ से निकलेंगे जब एक आदमी ने, जिसको मैंने समझाया, मैंने कहा भाई तू इंसान बन। अच्छा मैं आपको बताऊं, वो उसको मैंने फिर मैं समझ गया, मैंने कहा अब इसका सीए नहीं हो सकता। भाई देखो एक उम्र है, मैं सच बताऊं, मैं काजी, हम लोग तलहा, हम लोग तुम्हें पढ़ा तो सकते हैं, लेकिन अगर कि हमें बोला भाई तू एक नया पेपर पढ़ के पेपर दे दे, हम नहीं पढ़ पाएंगे। वजह क्या है सर? देखो तुम्हारी उम्र है लर्निंग की। अब जब आप 30 क्रॉस कर दो ना, आपको बोलता है भाई मेरा तो वैसे 20s में भी पढ़ने का दिल नहीं चाहता था, तो अब मुझे एक दफ़ा यूनिवर्सिटी ने बोला हम आपको पढ़ाने का मौका देंगे अपने पास, और ये वो ना मतलब था कोई, आप PhD कर लें। मैंने कहा देख पढ़ूंगा तो कुछ नहीं। जिंदगी में मैंने पढ़ लिया जो पढ़ना था, अब 1 रुपए का मैं कुछ, मैंने कहा इस काम से मुझे, पढ़ाने से नहीं पढ़ने से मुझे नफरत थी अपने टाइम पे। सही है? मैं नहीं। तो सर वही बात है, जल्दी पास आउट हो जाए। अब उस बंदे की उम्र हो गई है 30 से क्रॉस, उसने सीए मुझसे 2 साल बाद शुरू कर दिया था, लेकिन फिर उसके साथ वही। तो सर मैं हमेशा कहता हूँ सही टाइम पे बेटा पढ़ लो। एक दफ़ा उम्र निकल गई ना, तो इसके बाद तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा। तुम पेपर देने जाते हुए डरोगे कि यार मैं बड़ा लग रहा हूँ, वो बच्चे आके दे रहे हैं। और ये ऐसा होता है, बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में बैठे हैं, उनके हमने देखा यार, हम पेपर देने गए, एक कंपनी के CEO मिल गए जिसका मैंने ऑडिट किया था, मैनेजर फाइनेंस मिल गए एक कंपनी के। मैंने कहा आप? बोलते हैं क्या करें, वो इतने पुराने CEO और पेपर रुका हुआ था। तो उस टाइम में हमने एकिप की सीढ़ी पे मैंने कहा आपको तो अभी भी रुकेगा। मैंने कहा आप पढ़ते कब हो भाई? आप सुबह 9 से लेकर रात 8-9 बजे तक अगर ऑफिस में हो तो आप क्या पढ़ोगे यार? शादीशुदा आदमी हो, अब आपके माशाल्लाह बच्चे सब बड़े हैं, घर की 100 जिम्मेदारियां तो वो फिर चलती रहती हैं। सही टाइम पे पास कर लो बेटा, तो इंशाल्लाह होगी। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते, अगली 2 क्लासों में कोशिश, अगले हफ्ते इंशाल्लाह बुक भी आ जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कि सही बेटा अपना आप को फोकस रखो, नहीं तो वो उस आदमी को मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अभी उसकी ऐसी हालत है कि उसके दोस्त शर्त लगाते हैं। किस बात पे? वो पेपर देता है ना, उसके दोस्त शर्त किस बात पे लगाते हैं? पास या फेल नहीं सर, इसके 20 नंबर आएंगे या 25।